सोचिए साल 1947 है, दूसरा विश्व युद्ध बस अभी अभी खत्म ही हुआ है। हाँ, और पूरी दुनिया तबाही के उस मलबे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, मतलब हवा में अभी भी बारूद और मौत की गंध है। बहुत ही खौफनाक माहौल। और ठीक उसी वक्त एक एलियन एक इंसान की आंखों में देख के कह रहा है कि ये जो तुम लोग परमाणु बम जमा कर रहे हो ना, ये तुम्हारी सबसे बचकानी सोच है। हे भगवान, मतलब सीधे सीधे हमारी पूरी सभ्यता पर एक तमाचा। वही तो। और सुनने वालों के लिए बता दूं, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। आज की इस गहन चर्चा में हम एलियन इंटरव्यू डीलक्स स्टडी लिमिटेड एडिशन के अध्याय 13 के उन पन्नों को खंगाल रहे हैं। हाँ, जहाँ इंसानियत के सबसे कड़वे सच पर बात हुई है। बिल्कुल, हमारी हिंसा और युद्ध की फितरत पर। और आज हमारा फोकस सिर्फ उस एलियन जिसे अर्ल कहा गया है, सिर्फ उसके उपदेश सुनना नहीं है। नहीं, हमें दोनों की बातों को सामने रखना होगा। एक तरफ अर्ल की बातें हैं और दूसरी तरफ माटिल्डा के अनुभव। हाँ, मटिंदा, वो नर्स जिसने ये इंटरव्यू लिया था, उसके वो चुभने वाले सवाल और निजी अनुभव ही इस बातचीत को इतना गहरा बनाते हैं। सही बात है, क्योंकि दोनों के दृष्टिकोण को समझे बिना पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी। तो इस चर्चा की शुरुआत मटिल्डा के एक ऐसे सवाल से होती है जो हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। हाँ, मटिल्डा पूछती है कि अगर हम इंसान इतने समझदार हैं, हमारा दिमाग इतना बड़ा है, तो हम एक दूसरे को क्यों मारते हैं? मतलब ये तो बहुत ही बुनियादी विरोधाभास है ना। बिल्कुल। और अर्ल का जो जवाब है वो बहुत सीधा है। वो कहती है कि एक बड़ा जैविक दिमाग होना और असल में समझदार होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। अच्छा, तो क्या अर्ल हमें बेवकूफ मानती है? एक तरह से हाँ। अर्ल का मानना है कि इंसान अपने इस बड़े दिमाग का इस्तेमाल समाधान खोजने के लिए नहीं, बल्कि अपने डर और लालच के लिए करता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी आदि मानव के हाथ में एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन दे दिया जाए। बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, मतलब उपकरण तो बहुत उन्नत है, लेकिन वो आदि मानव उसका इस्तेमाल सिर्फ अखरोट तोड़ने के लिए या फिर किसी दूसरे कबीले वाले का सिर फोड़ने के लिए कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो आज भी वहीं आदिम काल में अटकी हुई है। ये हिंसा एक तरह की, क्या कहते हैं, प्राचीन जैविक प्रवृत्ति है। प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट, राइट। हाँ, वही। और इसी पर इस किताब के संपादक लॉरेंस स्पेंसर ने कुछ मानव विज्ञानी अध्ययनों का भी जिक्र किया है। हाँ, वो जो फुटनोट्स दिए गए हैं। हाँ, स्पेंसर 20वीं सदी के शोध का हवाला देकर बताते हैं कि जो आदिम समाज थे ना, उनमें असल में हिंसा कम थी। सच में? हम तो सोचते हैं कि गुफाओं वाले इंसान ज्यादा खूंखार रहे होंगे। वही तो भ्रम है। जैसे जैसे हम आधुनिक हुए, हमने राज्य बनाए, हमारी हिंसा और भी ज्यादा बढ़ गई। आधुनिक समाजों में हिंसा ज्यादा है। तो ये इस बात को पूरी तरह से झुठला देता है कि विकास के साथ हिंसा घटती है। एकदम सही। हम आधुनिक जरूर हुए हैं, लेकिन हमने हिंसा को सिर्फ और ज्यादा व्यवस्थित और घातक बनाया है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या इतने हजारों सालों के विकास के बाद भी हम सच में सिर्फ उन आदिम प्रवृत्तियों के गुलाम हैं? एल के नजरिए से देखें तो हाँ, हम तकनीक में आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारी चेतना वहीं की वहीं है। तो अगर इंसान अभी इस हिंसक चरण में फंसा हुआ है, तो क्या एलियंस हमेशा से ऐसे ही शांत थे? माटिल्डा ने यह सवाल पूछा था ना। हाँ, माटिल्डा भी यही जानना चाहती थी, और एल बताती है कि लाखों साल पहले उसकी प्रजाति भी बिल्कुल हमारी तरह ही हिंसक थी। अच्छा, मतलब उन्होंने भी ये सब किया है? बिल्कुल। वे भी क्षेत्रों और संसाधनों के लिए लड़ते थे, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि इस हिंसा से सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी होती है। और यहीं पर एल वो कर्म के नियम वाली बात लाती है ना। हाँ, एल के लिए कर्म कोई धार्मिक चीज नहीं है, वो इसे एक ब्रह्मांडीय विज्ञान मानती है। जिसे भौतिकी का कोई नियम हो, एक्शन और रिएक्शन। वही बात, वो कहती है कि हिंसा उस कर्म चक्र को सक्रिय कर देती है। आप जो दर्द दूसरों को देते हैं वो लौटकर वापस आप ही के पास आता है। तो फिर उन्होंने इसे रोका कैसे? मतलब उन्होंने खुद को बदला कैसे? उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो लड़ते लड़ते एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर दें, जो कि हम इंसान इस वक्त करने की राह पर हैं। हाँ, और दूसरा रास्ता था बातचीत का। उन्होंने समझदारी दिखाई और बातचीत को चुना। उन्होंने एक कड़ा नियम बनाया कि बल का प्रयोग सिर्फ आत्मरक्षा के लिए होगा, और वो भी बिल्कुल न्यूनतम बल। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में अर्ल इंसान की उन परमाणु बमों को बचकानी सोच कहती हैं।
वो कहती हैं कि ये सोचना कि ज्यादा बम होंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे दो लोग बारूद से भरे एक बंद कमरे में खड़े हैं, दोनों के हाथ में माचिस है। बहुत ही भयानक स्थिति। और दोनों सोच रहे हैं कि जिसके पास ज्यादा माचिस होंगी वो ज्यादा सुरक्षित है। कितनी अजीब बात है। और स्पेंसर के फुटनोट्स भी यही बताते हैं कि शीत युद्ध ने यानी कोल्ड वॉर ने एल की इस चेतावनी को एकदम सच साबित कर दिया। बिल्कुल साबित कर दिया। हमने पूरी धरती को ही उस बारूद के कमरे में बदल दिया। हाँ, लेकिन ये सब तो बहुत बड़े स्तर की सैद्धांतिक बातें हो गईं। जमीन पर एक आम इंसान के लिए ये दुष्चक्र कैसा होता है, इसे माटिल्डा ने बहुत करीब से महसूस किया था। आप उस डायरी वाली किस्से की बात कर रही हैं? हाँ, जब हम कह रहे थे ना कि दोनों की बातों को सामने रखना है, तो माटिल्डा का वो अनुभव इस पूरी चर्चा का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वो सच में बहुत ही भारी कर देने वाला किस्सा है। माटिल्डा ने अपनी डायरी में लिखा है कि कैसे युद्ध के दौरान उसने एक बुरी तरह से घायल जवान की जान बचाई थी। जो कि एक नर्स का फर्ज है। बिल्कुल, लेकिन जब वो जवान ठीक होकर मोर्चे पर वापस गया तो उसने 3 दुश्मन सैनिकों को मार दिया। और फिर उसने माटिल्डा से आके कहा, मैंने तुम्हारी वजह से जीने का मौका पाया ताकि मैं और मार सकूं। हे भगवान, सोचिए उस नर्स पे क्या गुजरी होगी उस वक्त। वो पूरी तरह से टूट गई थी। एक जान बचाई और उस एक जान ने 3 और लोगों को खत्म कर दिया। और अर्ल ने इस पर क्या कहा? अर्ल के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसने कहा कि यही वो दुष्चक्र है। आप एक को बचाते हैं, वो और लोगों को मारता है, फिर दूसरा पक्ष बदला लेता है। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? अर्ल कहती हैं कि पहला कदम खुद से शुरू करना होगा। आपको ये बिना सोचे रुकना होगा कि पहले दूसरा पक्ष रुकेगा। रुकिए, यहाँ तो एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या है। अगर कोई एक पक्ष हथियार डाल दे और दूसरा हमला कर दे तो? मटिल्डा का भी यही सोचना था। मतलब ये तो शांति नहीं, सीधे सीधे खुदकुशी करने जैसा हुआ। कोई भी देश ऐसे कैसे पहल कर सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन अर्ल ये नहीं कहती कि आप मरने के लिए खड़े रहें। वो कहती है आत्मरक्षा करो, लेकिन बदला मत लो। अच्छा, मतलब खुद को बचाओ लेकिन पलटवार मत करो। बिल्कुल, आत्मरक्षा चक्र को रोकती है, लेकिन बदला वहीं से शुरू होता है जहां हिंसा खत्म हुई थी। समझ गया। और स्पेंसर के फुटनोट्स में भी इसका जिक्र है। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग ने भी तो यही कहा था। हाँ, अहिंसा का रास्ता। लेकिन दुनिया ने उनके साथ क्या किया? उन दोनों की हत्या कर दी गई। जो ये दिखाता है कि हम इंसान अभी इस चक्र से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। एकदम सही, हम तैयार ही नहीं है। तो क्या ये एक तरह के नशे, एक एडिक्शन को छोड़ने जैसा है? मतलब हम ताकत और हिंसा के नशे में हैं और हमें किसी बड़े रिहैब की जरूरत है। आप इसे एक सामूहिक रिहैब ही कह सकते हैं। और अर्ल के अनुसार इस रिहैब के या कहें बदलाव के 3 व्यवहारिक कदम हैं। वो 3 कदम क्या है? पहला तो यही मानना कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और दूसरा? दूसरा ये समझना कि सामने वाला दुश्मन भी हमारी ही तरह एक चेतना है। जब कोई आप पर बंदूक ताने खड़ा हो, तब उसे एक चेतना के रूप में देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। और तीसरा कदम है बिना किसी शर्त के बातचीत करना। बिना शर्त बातचीत, तो मतलब स्पेंसर का निष्कर्ष यही है कि एल ये सब माटिल्डा को डराने के लिए नहीं बता रही थी। हाँ, एल समझाना चाहती थी कि हिंसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं, बशर्ते पूरी प्रजाति उसे बदलना चाहें। बिल्कुल, अभी हम इंसान आत्मविनाश और परिवर्तन के बीच झूल रहे हैं। मतलब ये ब्रह्मांड का एक सीधा सा नियम है, या तो बदलो या खत्म हो जाओ। हाँ, जिन प्रजातियों ने ये नहीं सीखा वे या तो खत्म हो गई या आज भी हमारी तरह लड़ रही हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हम देखते हैं कि कैसे मैटिल्डा के सीधे और दर्द भरे सवालों ने एल से वो ज्ञान बाहर निकाला है। हाँ, दोनों के ही अनुभव इसमें शामिल हैं, जो हमें बताता है कि हिंसा हमारी नियति नहीं, बस हमारे विकास का एक कच्चा चरण है जिसे हमें पार करना ही होगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर हिंसा सिर्फ हमारे जैविक शरीर की एक आदत है जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा जब हमारी तकनीक और हमारे हथियारों की ताकत हमारी चेतना के विकास से बहुत आगे निकल जाएगी? जो कि असल में हो भी रहा है। हाँ,
अगर कल को सच में हमारा सामना किसी दूसरी उन्नत प्रजाति से होता है तो क्या वे हम पर भरोसा करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। या फिर वो हमें एक ऐसा खतरनाक अनियंत्रित बच्चा मानेंगे जिसके हाथ से परमाणु बम रूपी वो माचिस छीन लेना ही पूरे ब्रह्मांड के हित में होगा? ये सच में सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात है ना? तो इसी विचार के साथ हम आज विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में हम माटिल्डा के एक और अहम सवाल पर बात करेंगे कि चेतना को विकसित करने का ठोस तरीका क्या है। और एल का जवाब होगा ध्यान, आत्मचिंतन और करुणा। बिल्कुल। तो इसे जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।